जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसा कि जानते हैं कि इस चैनल पर आपको इतिहास का क्रमिक अध्ययन कराया जा रहा है, अर्थात एकदम शुरू से आखिर तक जो आपका इतिहास है, प्राचीन इतिहास से शुरुआत की गई है। और पिछले वीडियो में जो पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने देखा कि इतिहास क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा कैसे डिफाइन करेंगे कि इतिहास क्या है। और उसके बाद जो दूसरा कह सकते हैं कि इतिहास के जो भाग हैं, यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास के अंदर जो उसके सेक्शन या उसके भाग हैं, यानी जो आपका प्राचीन इतिहास में जो पार्ट हैं, चाहे वो आद्य ऐतिहासिक हो या प्रागैतिहासिक हो या फिर आपका कह सकते हैं ऐतिहासिक, तो इनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए इस विषय पर बनाया गया है कि आखिर ये जो ब्रह्मांड है ये कैसे बना। और इसी तरह से जब हम लोग पहले ब्रह्मांड की संरचना को समझेंगे और उसके बाद आप लोगों का जो कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल है वहां पर पहुंचेंगे। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल में, और प्रागैतिहासिक काल में मैंने आप लोगों को बताया है कि जो प्रागैतिहासिक काल है ये 3 भागों में बटा है, जिसमें पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है जिसे कहा जाता है नव पाषाण काल। तो इन तीनों पाषाण कालों को भी समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस वीडियो को सबसे पहले शुरुआत में एक चीज ये जान लीजिए दोस्तों कि पुराना वीडियो जब आप देखे रहेंगे तो आगे की चीजें पढ़ने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, इतिहास जो है अतीत में गुजरी हुई जो जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका जो संकलन है वो इतिहास कहलाता है। इतिहास के अगर हम भाग की बात करें तो 3 भागों में बटा है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है जिसे प्रागैतिहासिक कहा जाता है, दूसरा है जिसे आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है और तीसरा है जिसे ऐतिहासिक कहा जाता है। प्रागैतिहासिक को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, पूरा, मध्य और नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल ये मनुष्य का या प्रागैतिहासिक काल की ही बात अगर की जाए तो ये मनुष्य का सबसे आरंभिक समय था, जब मानव सभ्यता बिल्कुल उत्पन्न हुई थी या मानव सभ्यता की नींव पड़ी थी, उसकी बुनियाद पड़ी थी। तो उस समय की बात है जिसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको समझते हैं कि आखिर ये जो आज का मनुष्य, जो आपको टी शर्ट पहने हुआ आदमी, जो हाथ में मार्कर लिया हुआ आदमी, जो आपके पीछे व्हाइट बोर्ड पर लिखने वाला आदमी, यानी जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, या जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है आधुनिक मानव का, तो ये होमो सेपियंस बना कैसे, आखिर हमारी पृथ्वी बनी कैसे, उसकी संरचना कैसे हुई, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में सबसे पहले एक सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं विकासवाद का सिद्धांत। ठीक है, विकासवाद के पहले एक सिद्धांत है जिसको कहा जाता है बिग बैंग का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? बिग बैंग का सिद्धांत। समझते चलिए, चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है, बाकी रट्टा मारने से कोई काम बनना नहीं है। ठीक है, इसलिए रट्टा पे फोकस नहीं करेंगे, ज्यादातर चीजें हम लोगों को क्या करनी है, समझनी है। देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि बिग बैंग का सिद्धांत क्या है। एक पादरी है, ठीक है, एक पादरी है। पादरी किसको कहते हैं? जो चर्च में पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, इन पादरी साहब का नाम क्या है? ये इनका नाम है आपका एबी जॉर्ज लेमतेरे। क्या नाम है दोस्तों? तो एबी जॉर्ज लेमतेरे, ध्यान रखिएगा, ए बी जॉर्ज लेमतेरे। क्या नाम है? एबी जॉर्ज लेमतेरे। तो ये जो लेमतेरे हैं दोस्तों, ठीक है, लेमतेरे, एबी जॉर्ज लेमतेरे, इन्होंने एक नियम दिया, एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को हम 2 नामों से जानते हैं, उसी को कहा जाता है बिग बैंग का सिद्धांत। क्या कहते हैं? बिग बैंग का सिद्धांत। ठीक है, तो बिग बैंग का सिद्धांत आ जाए, या फिर इसी को हिंदी में लिख दिया जाता है कभी कभी महाविस्फोट का सिद्धांत। क्या कहते हैं? महाविस्फोट का सिद्धांत। ठीक है, तो बिग बैंग का सिद्धांत या महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया है? तो एबी जॉर्ज लेमतेरे ने। लेमतेरे कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बेल्जियम के पादरी थे। एक देश है ना जिसका नाम है बेल्जियम, तो बेल्जियम के पादरी थे। अब सोचिए कि ये जो ईसाई हैं, यानी जो क्रिश्चियंस हैं, इनकी आप अगर साक्षरता दर को देखेंगे, एजुकेशन के लेवल को देखेंगे, तो ये हमेशा आपको टॉप मिलेंगे। भारत में सर्वे हुआ कि सबसे ज्यादा शिक्षित जाति या सबसे ज्यादा शिक्षित बिरादरी कौन सी है, तो वो सामने आता है कि क्रिश्चियंस हैं। ठीक है, इनके यहाँ जो चर्च का एक पादरी है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत प्रतिपादित कर रहा है, यानी जिसका नाम जॉर्ज लेमतेरे है।
अपने यहाँ के जो धर्मगुरु होते हैं वो उनको खाली धार्मिक शिक्षा की जानकारी दी जाती है और खाली धार्मिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रचारित प्रसारित करने के लिए कहा जाता है। जबकि क्रिश्चियंस में क्या है कि उनके यहाँ देखिए, उनके यहाँ एजुकेशन का लेवल ये है कि बेल्जियम का एक पादरी सिद्धांत दे रहा है पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की संरचना का। ठीक है, अब आगे समझते हैं। इन्होंने कहा कि जब कुछ नहीं था, कुछ नहीं था मतलब ये होता है कि कह सकते हैं जब अंतरिक्ष में बड़े बड़े आकाशीय पिंड घूम रहे थे, जब न तो सूर्य था, न चंद्रमा था, न पृथ्वी था, न बृहस्पति था, न शनि था, न अरुण था, न वरुण था, यानी कोई भी ग्रह उपग्रह नहीं थे। उस समय हमारे आकाश गंगा में, हमारे अंतरिक्ष में एक सिंगुलरिटी था। अब सिंगुलरिटी किसको कहते हैं? जैसे ये आकाश गंगा, ये घेरा पूरा क्या हो गया, ये ब्रह्मांड हो गया हमारा। अब पूछा जाए इसमें एक सिंगुलरिटी था। अब सिंगुलरिटी का मतलब होता है बिंदु। अब ये बिंदु कहां से आया, कैसे बना, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं, क्योंकि आज की बात थोड़ी ना है, ये तो आज से अरबों खरबों साल पहले की, यानी लाखों करोड़ों करोड़ों कई कई करोड़ कई अरब साल पहले की बात है। एग्जैक्ट कब की बात है ये भी किसी को नहीं पता है, लेकिन एक अवधारणा, एक धारणा दी जाती है कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारी जो सृष्टि है वो बनी कैसे। तो ये कहते हैं कि ये जो बिग बैंग का सिद्धांत है ये कहता है कि ये जो जो आपका कह सकते हैं ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में एक सिंगुलरिटी था जिसका घनत्व तो लगातार कम होता चला जाता है और अचानक से इसमें विस्फोट हो जाता है, बहुत धमाका, बड़ा धमाका हो जाता है और इसी धमाके से बहुत सारे जो पिंड हैं या टुकड़े हैं वो निकलते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं कि विस्फोट होता है। उस विस्फोट के परिणाम स्वरूप जो सबसे बड़ा टुकड़ा था वो आपका सूर्य बन जाता है। जो सबसे बड़ा था वो सूर्य बन जाता है, जो उससे छोटा वो शनि, जो उससे छोटा, यानी ये जो पूरी की पूरी ब्रह्मांड बना है, पूरा का पूरा जो जो दुनिया आप देख रहे हो ये एक टक्कर से बनी है, एक विस्फोट से बनी है और इसी सिद्धांत को कहा जाता है महाविस्फोट का सिद्धांत। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि चलिए ये तो बन गया, ठीक। अब इसके बाद जो वर्तमान जो धरती हम देख रहे हैं, जो आज के समय में हम अपनी जमीन देख रहे हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो साथियों देखिए, अब आप समझेंगे कि ये जो आज का मनुष्य है ये कैसे सामने आया। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये बताया कि जो बड़ा टक्कर हुई, ये बड़ा धमाका हुआ, उस धमाके से सूर्य बना, जो उसी से पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब ये हमारी पृथ्वी है, थोड़ी देर के लिए सपोज कीजिए ये जो पृथ्वी है ये आग के गोले की तरह थी। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि एकदम धधक रही थी, जल रही थी, क्योंकि धमाका हुआ था तो ये बिल्कुल आग के समान थी। इसको ठंडा होने में लाखों साल लग गए। ठीक है, जब लाखों साल के बाद धीरे धीरे करके ये ठंडी होती है तो इससे बहुत सारा धुआं निकलता है, यानी विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं और ये गैसें जो है आपस में मिलती हैं और रासायनिक क्रिया करती हैं और इसके बाद क्या होता है कि बरसात होने लगती है। पहले क्या हुआ, विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद पृथ्वी गर्म थी, गर्म होने के बाद ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद क्या हुआ, इसमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है और ये जो है गर्म होने के बाद ये क्या होता है कि ये जबरदस्त तरीके से जो है इसमें बरसात शुरू हो जाती है, रासायनिक क्रिया होती है और बहुत बारिश होती है। अब ये बारिश ऐसी नहीं थी कि अभी हुई और रुक गई, माना जाता है कि हजारों साल तक पानी गिरा। जब हजारों वर्षों तक पानी गिरा तो पृथ्वी पर क्या होता है कि जहां पर गड्ढा था उन जगहों पर क्या बना, उस जगह पर महासागरों का निर्माण हो गया। अब ये पूरा महासागर बन गया। ठीक है, ये जो है ये क्या है, पूरा महासागर है। ठीक है, तो अब ये जो महासागर है और पृथ्वी पर सबसे गहरा और बड़ा महासागर, कभी भी आपसे पूछा जाए कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो प्रशांत महासागर जो है वो सभी महासागरों में सबसे बड़ा है। ठीक है, और सबसे ज्यादा गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर का जो कह सकते हैं सबसे गहरा जो गड्ढा पाया गया है, पानी के नीचे जो है जमीन समतल नहीं है, एकदम बराबर नहीं है, वहां पर भी गड्ढा ऊंचा नीचा, जैसे अपनी जमीन क्या है, कहीं है कहीं कुछ है, इसी तरह से उसमें भी जो है गड्ढा, सबसे गहरा गड्ढा पाया गया है उसी को चैलेंजर गर्त कहा जाता है। चैलेंजर गड्ढा, इसी को हम कहते हैं चैलेंजर, नाम भी आता है। बहुत फेमस नाम है, बहुत प्रसिद्ध नाम है, जिसको कहते हैं मैरियाना। क्या नाम है, मैरियाना। तो मैरियाना या चैलेंजर गर्त जो है वो बनता है। इसके बाद विकास का क्रम आगे बढ़ता है और जब चूंकि पानी आ गया यहाँ पर, ठीक है, धीरे धीरे करके जमीन भी ठंडी हो गई, पानी भी आ गया,
तो धीरे धीरे करके यहाँ पर क्या होता है कि एक कोशिका वाले जीवों का जन्म होता है। किसका? एक कोशिका वाले। अब एक कोशिका का जीव जो है आप बताइए कौन हो सकता है? देखिए, एक कोशिका का जो जीव होता है उसको कहा जाता है अमीबा। क्या हो जाता है बच्चों? अमीबा। तो अमीबा बनता है। फिर उसके बाद इस अमीबा से आगे जो है विकास का क्रम बढ़ता है और बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होता है, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होता है। फिर उसी से आगे चल के सरीसृप वर्ग के जीवों का निर्माण होता है। सरीसृप वर्ग के जीव जिनमें पूंछ पाई जाती है, जैसे आपका सांप और छिपकली, मेढक, ये सब क्या है? ये सब सरीसृप वर्ग के जीव हैं, इनका निर्माण होता है। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? सरीसृप वर्ग के जीव जो है इनमें कुछ अब धीरे धीरे करके बंदर, इसी से आगे चलकर क्या बनते हैं? बंदर बनते हैं। बंदरों की पूंछ होती है ना। फिर उसके बाद थोड़ा सा और विकास का क्रम आगे बढ़ा और इसी से बनता क्या है? चिंपैंजी। ठीक है, इसी से क्या बनता है? चिंपैंजी। जो चिंपैंजी है इसको मनुष्य का निकटतम कपी माना जाता है। कभी भी आपसे पूछे कि मनुष्य का जो निकटतम कपी है वो क्या है, सबसे ज्यादा करीब का जो है पूछा जाए कि क्या है, तो वो कौन हो जाएगा? चिंपैंजी। चिंपैंजी बहुत ही समझदार होते हैं। ये इतना समझदार होते हैं कि अगर आप मान लीजिए क्लासरूम में भी बैठा लीजिए तो आपको ये लगेगा कि सामने कोई इंसान बैठा है जिसका कलर काला है, बाकी है आदमी, क्योंकि वो बहुत समझदार होते हैं और किसी चीज को सीखने की क्षमता बहुत तेज होती है चिंपैंजी में। साथ ही साथ ये देखा गया है, कई बार ऐसा सुनने में भी आया, समाचारों में भी आया कि कोई बच्चा जो है वो चिड़ियाघर में जो है चिंपैंजी के बाड़े में गिर गया। अब जब वो गिर गया तो चिंपैंजी को उसको नुकसान पहुंचाना चाहिए था, लेकिन चिंपैंजी जो है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। और जब रेस्क्यू टीम उस बच्चे को बचाने आई तो चिंपैंजी अपने आप पीछे हट गया ताकि ये आराम से उसको निकाल सके। तो सोचिए कितना बुद्धिमान होता है। शारीरिक बनावट ले लीजिए, उसका सब कुछ आप देखेंगे तो बिल्कुल मनुष्य के समान होता है। इसीलिए मनुष्य का निकटतम कपी जो है वो किसको कहा जाएगा? तो चिंपैंजी को। बहुत बुद्धिमान जानवर होता है। ठीक है। तो ये जो है या इस तरह से चिंपैंजी बना। अब चिंपैंजियों में कुछ चिंपैंजी ऐसे थे जो दो हाथ से चलने के बजाय बंदरों ने तरक्की की, चिंपैंजी का रूप धारण किया। और जब कुछ बंदर ऐसे थे जिन्होंने अपने हाथ का इस्तेमाल जो है वो छोड़कर अब सीधा खड़ा होने की कोशिश की, क्योंकि बंदर अंदर देखिए ऐसे झुक के चलते हैं ना, दोनों हाथ दोनों पैर मिला के। तो इसमें से कुछ जो जीव थे उन्होंने क्या किया कि मतलब पीछे जो है कह सकते हैं कि हाथों को छोड़कर एकदम स्ट्रेट सीधा खड़े होने की कोशिश की। ऐसा इसलिए ताकि वो ज्यादा दूर तक देख सके, कोई जल्दी से उनका शिकार न कर सके। ठीक है। और उसका परिणाम क्या हुआ कि अब हाथ फ्री हो गए जिनका वो इस्तेमाल जो है वो दूसरे कामों में करने लगा। और जो पूंछ थी वो धीरे धीरे करके क्या हुई? छोटी होती चली गई। क्यों? क्योंकि एक सिद्धांत है जिसको हम लोग कहते हैं लैमार्कवाद। लैमार्कवाद में यही कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, लैमार्कवाद में क्या कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने किसी भी ऑर्गन या किसी भी अंग का प्रयोग ज्यादा करता है तो उसका वो अंग आगे चलकर और ज्यादा मजबूत होता है, बड़ा होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने किसी ऑर्गन का इस्तेमाल कम करे तो वो अंग धीरे धीरे करके क्या होता है कि कमजोर होता जाता है और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों में वो अंग विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए इस हिस्से को देखिए, कान के इस हिस्से को मनुष्य, खासतौर पर पुरुष आज इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि आने वाली जनरेशन में जो पुरुष पैदा हो वो कनकटा पैदा हो, कैसा हो, उसका कान का ये हिस्सा ना रह जाए। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पहले आप देखते होंगे कि हम लोग को एक दांत निकलता है जिसको अकलदत्ता कहा जाता है। जब हम लोग जानवर थे तो वो दांत चीर फाड़ में बहुत मदद करता था, लेकिन आज वो दांत जो है निकलता है तो उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है। इसको अकलदत्ता कहा जाता है। एक सवाल मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पूछना चाहूंगा, आप लोग आंसर जरूर करिएगा कि जब किसी व्यक्ति में अक्ल वाले दांत आते हैं यानी अकलदत्ता आता है तो उस समय ये मनुष्य में कितने परसेंट जो अकल है वो बढ़ जाती है। देखिए ऑप्शन भी मैं दे रहा हूं आप लोगों को। 5% अकल बढ़ जाएगी, या फिर 10% बढ़ जाएगी, या फिर 15% बढ़ जाएगी, या फिर 20% बढ़ जाएगी। तो आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। 4 विकल्प आपके सामने है। अकलदत्ता यानी अकल वाले दांत जब आते हैं तो मनुष्य की अकल में कितना बढ़ोतरी होती है, इसका उत्तर आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से चिंपैंजी बना। अब यहीं पर 2 सिद्धांत भी आपके आ गए। पहला सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत जिसको कहा गया बिग बैंग का सिद्धांत। बिग बैंग में कहा गया कि एक धमाका हुआ जिससे जो पूरा ब्रह्मांड है वो बना। फिर उसके बाद
इसके आगे से चल जाता है डार्विनवाद। क्या चल जाता है? डार्विनवाद, या इसी को हम कहते हैं डार्विन का सिद्धांत। ठीक है, देखिए डार्विन कहता है कि विकास का जो काम आज आप देख रहे हो ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये हजारों लाखों साल के बाद जो है इस तरह से विकास का काम हुआ है। तो ये चीज याद रखिएगा। ये कहता है कि कोई भी विकास जो है वो तुरंत नहीं हो जाता है, एक बारगी नहीं हो जाता है, बल्कि वो धीरे धीरे करके होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी करके होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे आप देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि पृथ्वी जो है वो पहले गर्म थी, फिर उसके बाद ठंडी हुई, फिर उसके बाद इसमें से भाप निकली, धुआं निकला और विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रिया हुई, फिर बरसात हुई, फिर उसके बाद क्या बना? महासागरों का निर्माण हुआ। फिर सबसे बड़ा जो है इसी के साथ जो है एक कोशिका का जीव बना जिसको हम लोग अमीबा कहते हैं। और सवाल कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी पर अवतरित होने वाला या आने वाला सबसे पहला जीव कौन था? तो अमीबा माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, एक कोशिका के जीव से फिर क्या हुआ? विकास का क्रम आगे बढ़ा, यही है लैमार्कवाद, ये सॉरी विकासवाद। ठीक है, इसी को विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, डार्विनवाद भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें कहा कि बहुकोशिकीय जीव बने, फिर क्या हुआ आगे चलकर? सरीसृप वर्ग के जीव बने, फिर उसके बाद क्या हुआ? सबसे गहरा जो है कह सकते हैं इस तरह से सरीसृप वर्ग के बाद क्या हुआ? बंदर बने, फिर बंदरों से चिंपैंजी बने। ठीक है, और इस तरह से आज जो है, आज का जो मनुष्य है वो आप देख रहे हो विकास के क्रम में, ये इस तरह से हजारों लाखों साल और हर एक काम को घटने में हजारों हजारों साल बीत गए। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि किस तरह से हमारा विकास हुआ। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो पूरा पाषाण काल है, जो मध्य पाषाण काल है और जो नव पाषाण काल है, इस पर। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, आप पीसीएस की, लोक सेवा आयोग की, किसी भी राज्य की लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को दिल खोलकर आप लाइक कीजिए और दिल खोलकर शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट आपको दिया जाएगा बहुत इत्मीनान से पढ़ाया जाएगा। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ताकि पढ़ने वाले बच्चे को दिक्कत ना हो। जब भी उसके पास थोड़ा मोड़ा समय मिले वो इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखता रहे, और जब भी वो पढ़ेगा तो हर चीज एकदम जुड़ी हुई पाएगा, यानी शुरू से आखिर तक पूरा इतिहास। इतिहास ही नहीं, इस चैनल पर आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, हर चीज के वीडियो जो है आप लोगों को उपलब्ध होने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आप हम लोगों का जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मेरा जो संपर्क सूत्र है 7275129052, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, brightway.pbs से। ठीक है, तो कल आप लोगों से पुनः भेंट होती है, सेम टाइम सेम चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार साथियों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिए।